नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 में फिजिक्स सब्जेक्ट से चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, यानी कि विद्युत क्षेत्र एवं आवेश के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? बिल्कुल, हमने गाउस के नियम यानी गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, आज हम लोग गाउस के नियम यानी गॉस लॉ के बारे में थोड़ा और जानकारी हासिल करेंगे, उसके कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि क्या है गाउस का नियम। तो बिल्कुल, गाउस का नियम क्या था बच्चों? सिंपली हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखा था, यानी कि विद्युत फ्लक्स के बारे में देखा था। उसमें हमने देखा था कि जो गाउस का नियम है, उन्होंने बोला था कि जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स को बच्चों हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस सिंबल से। तो हमने देखा था कि अगर कोई भी इनक्लोज सरफेस है, इनक्लोज सरफेस बच्चों ये कोई भी सरफेस मान लो, इसके अंदर में कोई पॉइंट चार्ज क्यू है। बच्चों, अभी हम लोग जो इस चैप्टर में ना जब चार्ज की बात करेंगे ना, अगर हम पॉइंट चार्ज हर बार नहीं भी बोल रहे हैं तो आप समझ के रखिएगा कि हम पॉइंट चार्ज के बारे में यानी कि बिंदु आवेश के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी चार्ज अगर इनक्लोज सरफेस पे के अंदर में अगर रखा गया होता है तो जो फ्लक्स होता है, गाउस का नियम कहता है यानी गॉस लॉ कहता है कि जब कोई 3D सरफेस हो यानी कि क्लोज्ड इनक्लोज्ड सरफेस है, उसमें उसके अंदर अगर कोई चार्ज यानी पॉइंट चार्ज हो तो इसके द्वारा, इस चार्ज के द्वारा क्रिएट किया गया जो फ्लक्स होता है वो होता है जो चार्ज इनक्लोज्ड, इस सरफेस एरिया के अंदर में जो चार्ज होता है, जो इनक्लोज होता है, उसका वो 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट पर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। यानी कि ये एक जो चार्ज है, ये जो आवेश है, इसकी जो इस इनक्लोज सरफेस है बच्चों, इसके अंदर जो पॉइंट चार्ज है, इसके द्वारा जो फ्लक्स क्रिएट होता है वो होता है 1/ε0 टाइम्स इस चार्ज के बराबर वो चार्ज जो उस सरफेस के अंदर में, उस क्लोज सरफेस के अंदर में इनक्लोज्ड होता है। सिंपली बस यही है गाउस का नियम, यानी गाउस का यही नियम है बच्चों, ठीक है। तो और हम लोगों ने देखा था, जब फ्लक्स देखा था, गाउस के नियम से पहले हमने देखा था फ्लक्स देखा था, और फ्लक्स में हमने क्या देखा था? बिल्कुल, ये हमने देखा था कि ये इंटीग्रेशन ऑफ E.dA, ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये दोनों जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हमने देखा था कि ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है। और ये बच्चों इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ मैथ में भी, और ये इसका मतलब होता है क्लोज सरफेस, ठीक। ये सब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखा था, इसको हम फिर से डिटेल में नहीं जानने जा रहे हैं। तो ये है यानी फ्लक्स इक्वल टू दिस वन, एंड ये होता है बच्चों Q/ε0 टाइम। यही था हमारा गाउस का नियम, ठीक है। तो आज हम लोग बच्चों इसको हम लोग देखते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये गाउस का लॉ है तो उसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देखते हैं कि क्या अगर सरफेस एरिया, कोई क्लोज सरफेस एरिया है, तो उसमें जब हम लोग फ्लक्स को देखेंगे तो क्या ये इतना आता है कि नहीं, Q/ε0 टाइम्स आता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। इसके लिए हम लोग अगर एक सरफेस एरिया को चूज़ करते हो, कोई स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, कोई अगर स्फेरिकल सरफेस को चूज़ करते हैं, तो मान लीजिए कोई स्फीयर है, तो स्फीयर है सिंपली ऐसे रहेगा, ठीक है। हम बहुत अच्छे से, मेरे से नहीं बना बच्चों, आप लोग अच्छा सा स्फीयर बना लीजिएगा, ठीक है, एकदम ठीक। वो 3D, आपको पता है स्फीयर 3D शेप का होता है। तो ये 3D शेप में एक स्फीयर है, और इसके अंदर में मान लीजिए एकदम सेंटर पे Q है। क्या है? पॉइंट चार्ज Q है, और अभी इसको पॉइंट चार्ज Q, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इसका फ्लक्स अगर हमने निकालेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए अगर देख रहे हैं, अब ये पॉइंट चार्ज है बच्चों, और हमने देखा था जब फ्लक्स की बात किया था
कि अगर इसके ये जो सरफेस एरिया के हर एक पॉइंट, कोई भी पर्टिकुलर सरफेस एरिया की हम बात कर सकते हैं, और यहाँ हम छोटे छोटे किसी भी सरफेस को चूज कर सकते हैं। पूरा बच्चों जो राउंड आप स्फेयर को देख लो या कोई स्फेरिकल बॉल ही देख लो, उसका कोई भी एक पॉइंट देख लो, लाइक ये कहीं ऊपर में देख सकते हैं, कहीं भी, तो यहाँ किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हैं और वहाँ पे आपको फ्लक्स निकालना होगा। तो उसके अंदर का जो चार्ज तो बच्चों यही वाला है जो इनक्लोज, जो भी चार्ज, एक चार्ज, दो चार्ज, कितने भी हो सकते हैं, जो नेट चार्ज इनक्लोज होता है, सिंपली बच्चों नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड दी सरफेस रहेगा। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे एक ही चार्ज है तो इसके द्वारा जो है हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, बिल्कुल इस पॉइंट पे होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पॉइंट पे होगी, हर पॉइंट पे होगी, और हर एक पॉइंट पे और आपको देखना होगा कि कितने किस एरिया की बात किया है। तो अगर आपको हम मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर एरिया पे, यहाँ पे सिमेट्रिक, बच्चों एक बात समझ के रखिए कि जब हम बात करते हैं वो हम लोग कंडीशंस ऑफ गॉसियन सरफेस के बारे में बात करेंगे। अच्छा, बात हमने फिर क्या नाम लिया, गॉसियन सरफेस। अभी हमने नाम लिया गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, सिंपली बच्चों जब ये कोई 3D सरफेस की बात कर रहे हैं हम, या क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, और जिस पे हम लोग फ्लक्स निकालने की बात कर रहे हैं, तो ये कोई भी सरफेस जो 3D है या क्लोज सरफेस होती है उसको कहते हैं बच्चों, सिंपली उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जब हम, और जब गॉसियन, जब हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि कहाँ कहाँ गॉस का नियम एप्लीकेबल है, किस सरफेस एरिया पे, एक्चुअली बच्चों एप्लीकेबल तो होता है, लेकिन हम लोग को देखना होता है ना कि मैथमेटिकली हम उसको यूज कब कर सकते हैं, वो सब थोड़ा पॉइंट हम लोग तो आगे देखते हैं। अभी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे कि ये जो है गॉसियन सरफेस या ये जो इनक्लोज सरफेस है जिसके अंदर ये पॉइंट चार्ज है, अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं तो ये अगर इस एरिया को हम DA मान लें, क्योंकि बहुत छोटा है, D बच्चों बहुत छोटा है, ऐसे यहाँ का DA रहेगा, इसे इस पॉइंट को देखेंगे तो ये DA हो सकता है, इस पॉइंट का, तो एक छोटी सी एरिया की हम बात करते हैं तो इसको DA कहते हैं। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि जब हम बात करते हैं कि स्फेरिकल शेप या गॉसियन सरफेस की, तो इसमें जो अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो हर ये एरिया जो है, अगर इस एरिया DA की बात करते हैं तो इसका जो वेक्टर है ये पॉइंट आउटवर्ड पॉइंट करेगा। ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल रहता है। ठीक, ये यहाँ पे नॉर्मल रहता है ये सरफेस एरिया के। ठीक है, तो ये आप लोगों को हमने बताया था पिछली कक्षा में। ठीक है, तो हर एक उस पे यहाँ पे ये नॉर्मल, यहाँ पे DA वेक्टर ये रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये Q है। अब बताइए बच्चों, ये E के कारण, Q के कारण, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी दिशा में लगेगी, बिल्कुल यहाँ से Q से आउटवर्ड। तो ये यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड E मान लेते हैं, Q के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और DA वेक्टर किस डायरेक्शन में है बच्चों, अगर ऐसे देखेंगे तो इस तरीके से नॉर्मल को एंड ये DA वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, ये इस डायरेक्शन में है। तो अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर हम इसको फ्लक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चों अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ E डॉट DA है, और हम जानते हैं कि अगर हम इसको ऐसे करके E डॉट DA का अगर हम इसको खोलते हैं तो ये DA cos थीटा हो जाता है, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, आपने पढ़ा हुआ है और हमने पिछली कक्षा में भी देखा था इसको। तो अब जब DA cos थीटा हो जाता है, और यहाँ पे किसके बीच की एंगल की बात कर देंगे, यहाँ जो थीटा है ये क्या है बच्चों, हाँ बिल्कुल ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच की एंगल की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कितना एंगल है बच्चों, देखिए तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, बिल्कुल थीटा बराबर 0 डिग्री है यहाँ पे, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम डाल देंगे EDA cos थीटा यानी EDA cos 0, चलो अच्छा लिख देते हैं cos 0, और cos 0 बराबर कितना, बिल्कुल 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कितना, EDA। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा आपका 1,
तो यहाँ का फ्लक्स हो जाएगा फ्लक्स एट दिस पॉइंट। अगर बच्चों हम इसके फ्लक्स एट 1 अगर करेंगे तो ई डी ए होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे ये पूरे सरफेस की बात, अगर ये इंटीग्रेशन वाला यहाँ पे क्लोज्ड की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये अगर पॉइंट की जब 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लोज पूरे की बात करेंगे नहीं, पर्टिकुलरली इस पहले पॉइंट की बात करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे ई डी ए, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे सभी का निकालते जाएंगे तो सबका आउटवर्ड यही होगा, यहाँ पे होगा तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर आपका आउटवर्ड नॉर्मल होगा। हर एक पॉइंट को देखेंगे तो जब हम यहाँ पे यहाँ सिर्फ 1 की बात किए तो, लेकिन अगर हम पूरे सरफेस की अगर बच्चों बात करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ई आएगा और बाहर कर लेंगे, और ये ई बिल्कुल ये ई जो है का इंटीग्रेशन ये इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। और हम अब देखिए ये जो पूरी एरिया है, छोटी छोटी पूरी एरिया अगर आपको बात करें इसके इंटीग्रेशन ऑफ डी ए की बात करते हैं कि ये पूरा का जो कितना मतलब हर एक पॉइंट को मिला के टोटल सरफेस एरिया कितनी होगी। तो बच्चों आपको पता है स्फेरिकल की कितनी होती है, बिल्कुल 4 पाई आर स्क्वायर होती है ना। तो यहाँ पे जब फ्लक्स को हम निकालेंगे तो यहाँ पे बच्चों हम लोग ई और डी ए यहाँ पे कितना है, डी ए जो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए 4 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल। तो यहाँ हम इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये देखिए बच्चों, और हम यहाँ पे एक बात तो लिखे नहीं, आप लोग हम आर की बात किए जा रहे हैं लेकिन ये अंडरस्टूड है। आपको पता है कि जब हम जो स्फीयर की बात करते हैं तो ये जो है, और हम सेंटर पे क्यू की बात किए हैं तो निश्चित रूप से ये डिस्टेंस आपका आर होगा, हर जगह ये आर होगा, ठीक है। तो ये जो है इसीलिए यहाँ पे हम कहे हैं कि ये सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ पे इसकी रेडियस यहाँ आर है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर पॉइंट पे, तो अगर हम पहले ही पॉइंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बच्चों इधर ले आके देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी कितनी होगी, बिल्कुल 1, देखिए हम लोग जानते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर रहता है, ठीक, और यहाँ है 4 पाई आर स्क्वायर। अब के यहाँ क्या है, बिल्कुल 1 बाई, अगर हम अगेन बात करें अगर वैक्यूम की बात करते हैं तो फिर वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो एप्सिलॉन नॉट वो होगा, और क्यू बाई आर स्क्वायर इसको करके, ठीक है। तो अब जो है ये हो गया क्यू, और यहाँ पे इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, और देखिए आपका क्या आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आ गया ना बच्चों ये। तो एक तरीके से इसको आप देख सकते हैं कि स्फेरिकल सरफेस पे जब भी हम फ्लक्स जो है जो वो होता है चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। अच्छा ये तो हमने देख लिया। अब एक जो कैरेक्टरिस्टिक है गॉस के नियम की वो ये है कि ये जो है आपका जो गॉस का नियम आप जब उस सरफेस के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि अगर ये सरफेस छोटा हो मीन्स ये स्फेरिकल सरफेस छोटा होगा या बड़ा होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ मतलब है कितना चार्ज इनक्लोज्ड है इसके अंदर में, ठीक है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा करके देख लेते हैं ताकि हम लोग इसको भाई याद भी रहेगा और कि ये सच है। तो अब हम लोग जो है इसको बताइए, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इस एरिया की बात करें और ये मान के चलिए यहीं पे कर दे रहे हैं बच्चों ताकि थोड़ा सा हमारा जगह बच जाए, ठीक है। और ये अगर R जो है मान लीजिए 2R है, ठीक, और इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट फिर अगेन वही बात है, ये DA है, ठीक,
उसी तरीके से आउटवर्ड नॉर्मल, और ये क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, और डीए भी इधर ही के डायरेक्शन में लगेगा, ये ई और ठीक। तो यहाँ पे फिर हम उसी तरीके से, जब यहाँ अंतर क्या है, डीए जो है यहाँ पे डीए का इंटीग्रेशन अंतर हो जाएगा बच्चों, होगा कि नहीं, एरिया बदल गई तो एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर है तो आर यहाँ पे 2r हो जाएगा, तो यहाँ पे 2r हो जाएगा तो 4 पाई, तो यहाँ पे 4r स्क्वायर है। चलिए ऐसे सीधे से लिख देते हैं, ठीक। अब फिर अगेन हम जब यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे तो यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे देखिए और ये 2r वाले सरफेस पे देखिए तो फाई इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा के क्यू, अब r है, r था यहाँ पे, यहाँ की डिस्टेंस, अब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ की कितनी हो जाएगी, बिल्कुल 2r, तो यहाँ पे जो है बच्चों क्या रखाएगा, 2r का होल स्क्वायर रखाएगा, ठीक है, r की जगह पे 2r होगा तो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर होगा। बच्चों जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक लाए हैं तो ये तो r जो है तब था जबकि रेडियस r था, अब जो है एरिया बच्चों ये जो dA है वो हो गया 4 पाई 4r स्क्वायर, तो 4 पाई यहाँ पे बच्चों, और इसकी जगह पे हम लोग लिख दें या यहाँ पे सीधे कर देते हैं आगे 16 पाई r स्क्वायर, और यहाँ सीधे सीधे हम लिख देंगे 16 पाई r स्क्वायर सिंपली, ठीक है, यहाँ लिख देंगे 16 पाई r स्क्वायर, ठीक। अब इसको आगे करके देखते हैं, के क्यू अपान 4 r स्क्वायर हो गया यहाँ पे बच्चों, और यहाँ पे कितना होगा 16 पाई r स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे इसके आगे में ये जो है के क्यू 4 r स्क्वायर ये हुआ और 16 पाई r स्क्वायर, तो अब जब हम ये k की वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे q यहाँ लिख दिया, और ये 16 पाई r स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ नीचे बच्चों क्या रहेगा, देखियो पहले से रहा 4r स्क्वायर, तो बच्चों देखिए 4 इंटू 4 यहाँ पे, ये 4 इंटू 4 16, तो ये ऐसे कट जाएगा सिंपली, अब एक एक स्टेप नहीं करेंगे, ठीक है, आप लोग इतने बड़े हो गए कर लोगे, पाई को पाई से काट लेंगे, ठीक है, r स्क्वायर को r स्क्वायर से कटेंगे, तो अगेन बचा क्या, q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी क्या आ गया, फाई इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या आया यहाँ पे, फाई इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसका साइज बच्चों रेडियस चाहे r रहे 2r रहे, इसी तरीके से आपके लिए यह टास्क है, आप अगर 2r की जगह पे 4r करके चेक करिएगा और देखिएगा और निश्चित तौर पे आप पाएंगे कि फ्लक्स इनक्लोज्ड इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो ये एक चीज़ का एक तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से कि r जो है मतलब जब फ्लक्स गॉस लॉ जो है वो सरफेस एरिया के साइज पे डिपेंड नहीं करती है। बच्चे ये तो हो गया साइज की बात, ये भी है कि जो गॉस का नियम जो है ये भी कहता है कि सरफेस एरिया के शेप पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि गॉस का नियम जो है किसी भी सरफेस के, मतलब अगर चार्ज जो इनक्लोज्ड है, जो यानी किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर में अगर जितना चार्ज इनक्लोज्ड है उसके शेप पे भी कोई असर नहीं होता है। कैसे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये क्यूब है, ये है क्यूब, ठीक है, और इसके अंदर में एक चार्ज है क्यू, ठीक है, तो इसका बच्चों आप बताओ इसका फ्लक्स कितना होगा, इस फ्लो क्यू के कारण जो चार्ज इनक्लोज्ड है क्यूब सरफेस के अंदर, मतलब क्यूब इनक्लोज सरफेस के अंदर में अगर क्यू इनक्लोज चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यू, तो इसका फ्लक्स कितना होगा बच्चों, बिल्कुल ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है। आप इसके द्वारा, क्योंकि इसके द्वारा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी लगेगा उतना ही लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वही लगेगा, ठीक है।
चलिए, क्योंकि ये बीच में हम मान के चलते हैं बच्चों कि ये सिमेट्रिकल सरफेस मान के चलते हैं बच्चों, वो हम कंडीशन बताएंगे आगे कि क्या क्या गॉस के नियम के लिए कंडीशन है, लेकिन इतना मान के चलिए कि जो सरफेस एरिया है, जो गॉसियन सरफेस की बात है, वो सिमेट्रिकल होता है जब हम गॉस की नियम की बात करते हैं। और ये पॉइंट चार्ज को हम सेंटर पे मान के चलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर जगह पे, यहाँ पे हर जगह वही रहेगा, ठीक। तो मान लीजिए किसी जगह की एरिया का बात कर लिए, तो एरिया यहाँ पे ये जो है कितना रहेगा, तो ये DA रहेगा करके। तो ये जितना कहीं पे भी आप मान करेंगे, इसका जो टोटल चार्ज जो है, टोटल फ्लक्स जो है इस चार्ज के कारण Q/ε0 होता है। उसी तरीके से अगर सिलेंडर की बात करेंगे, तो सिलेंड्रिकल शेप में अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है, तो इसके द्वारा भी बच्चों नेट फ्लक्स जो है वो चार्ज जो है, इसके बात हो रही है नेट फ्लक्स की बच्चों। जब बात करते हैं तो नेट फ्लक्स इज ये इसके अंदर उसके अंदर जो चार्ज जो है टोटल, यानी इसको भी आप रिजल्टेंट चार्ज या आप रिजल्टेंट नेट चार्ज कह सकते हैं। टोटल अभी एक चार्ज की बात की है, अभी आगे हम देखेंगे एक एग्जांपल करके कि अगर एक से ज़्यादा चार्ज रहेगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी चार्ज इसके अंदर इंक्लोज रहेंगे वो अपॉन ε0, ठीक है। ये इस तरीके से, चाहे वो क्यूब का सरफेस हो, चाहे सिलेंड्रिकल सरफेस हो, तो स्फेरिकल में हमने देखा ही है। तो यानी कि ये शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अभी जो हम बात कर रहे थे कि ये अगर आपको एक कंडीशन देते हैं, एक कंडीशन दे रहे हो, कंडीशन ये है कि ये एक क्लोज सरफेस है और एक Q चार्ज यहाँ है, ठीक। अगर यहाँ पे Q चार्ज है, ये क्लोज सरफेस है, तो अब बताइए कि इसके अंदर में इस फ्लक्स कितना होगा, इस गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स कितना होगा, बिल्कुल 0 होगा। क्यों? सावधानी से बात है, हमारा जो है डेफिनेशन क्या कहता है, लॉ क्या कहता है गॉस का, यही कि जो नेट चार्ज इनक्लोज्ड है तो इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो जब इसके अंदर चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स कहाँ से जनरेट होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे 0 हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसको हम लोग करके भी देख लेते हैं भाई। देखो, यहाँ CQ है, अब यहाँ से मान लो यहाँ पे इसको करके इसके चलते यहाँ से करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक इसी तरीके से इधर के ही इस तरीके से इधर गई मान लो, तो ये यहाँ पे एक DA एरिया होगा इस वाले पॉइंट पे, मान लो पॉइंट 1 है, इस वाले पॉइंट का ये जो है DA एरिया है, ठीक है, छोटा सा एरिया। फिर से बात करें, जब गॉस सरफेस की बात करेंगे तो बच्चों हर एक पॉइंट पे सिमेट्रिकल पॉइंट मान के चलते, इतना मान के चलिए, तो ये DA हो गया, ये DA हो गया, ठीक। अब इसके द्वारा जो बच्चों Q है, इसके कारण के जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड लगेगा और DA भी कितना आउटवर्ड लगेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो गया 0 डिग्री। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इस पॉइंट पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ लगेगी बच्चों, बिल्कुल यही आउटवर्ड, यहाँ से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। लेकिन इस सरफेस की बात करें तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में रहेगा, बिल्कुल आउटवर्ड नॉर्मल यहाँ से, तो एरिया वेक्टर बच्चों यहाँ पे इधर के डायरेक्शन में रहेगा। अब यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, बिल्कुल 180। क्यों? क्योंकि एरिया ये किसके बीच का एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितनी एंगल है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फाई कितना, फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ φ1 यहाँ पे कितना हो जाएगा -EA, क्यों माइनस DA क्यों, क्योंकि हम बस उतने की बात किए हैं, बस इसकी एरिया की बात की है। क्यों? क्योंकि बच्चों सिंपल सी बात है कि यहाँ पे E.DA होता है, EDA cos होता है, cos 180 हो जाएगा, तो cos 180 डिग्री बराबर -1, तो ये जो हम, और φ2 कितना है बच्चों प्लस हो जाएगा, प्लस EDA। क्यों? क्योंकि cos जो है cos 0 डिग्री हो जाएगा, तो cos 0 डिग्री बराबर, ये देखिए ना इस कंडीशन में 0 डिग्री होगा ना DA और इसके बीच में, तो cos थीटा बराबर cos थीटा मतलब cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री मतलब 1 होता है, तो ये हो जाएगा T प्लस DA। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, नेट फ्लक्स इक्वल टू φ1 प्लस φ2, कितना हुआ
बिल्कुल, माइनस डी ए प्लस डी ए इज इक्वल माइनस डी ई डी ए प्लस ई डी ए इज इक्वल टू 0। क्लियर कि बार, यानी इससे क्या समझ में आया कि अगर इसके बाहर में चार्ज होता है किसी इनक्लोज सरफेस के बाहर तो नेट फ्लक्स जो है 0 होता है, क्योंकि इसके अंदर जो इनक्लोज सरफेस के अंदर बार एक बार हम यही, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, इनक्लोज सरफेस के अंदर का जो चार्ज होता है उसके द्वारा फ्लक्स जनरेट होता है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड है और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है नेट फ्लक्स 0 होगा। ठीक है बच्चों, अब तो ये एक कंडीशन आपका ये था। अब दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। यहाँ पे दूसरा कंडीशन ये है बच्चों कि अगर मान लीजिए कि ये अगर कोई सरफेस है, एनी सरफेस इज दिस, इसमें Q1 भी है और Q2 भी है। ठीक है, कितना है Q1 और Q2, और Q3 जो है बच्चों वो बाहर है। ये Q3 जो है वो बाहर है। अब इस पूरे सिस्टम के लिए फ्लक्स कितना होगा? अब आप बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए। फिर से बताएं, चलिए। जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, ये मान लीजिए Q1 है और Q2 है। चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, और बाहर में Q3 चार्ज है। अब इस पूरे सिस्टम में का बताइएगा, मतलब ये इस कंडीशन में कि Q1 और Q2 क्लोज सरफेस के अंदर में है और Q3 बाहर है, तो फ्लक्स कितना होगा? बिल्कुल बच्चों, तो फ्लक्स के लिए बच्चों जैसे कि हम जानते हैं कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड, बार के नेट चार्ज इनक्लोज, तो यानी अभी तक हमने बात किया था एक चार्ज लिया था, एक पॉइंट चार्ज लिया था। यहाँ पे 2 चार्ज अंदर है, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि और Q3 जो है इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा इस पे कोई फ्लक्स नहीं जनरेट होगा, क्योंकि ये बाहर है। और चूंकि हम बात करते हैं हमेशा इनक्लोज्ड चार्ज की, इसलिए जो है ये इसका कोई रोल नहीं होगा फ्लक्स में। फ्लक्स जो है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के कारण जो जनरेट होगी उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करेंगे और इस सरफेस एरिया की बात करेंगे। ऐसे भी हमने देखा बच्चों कि जब बाहर की बात कर रहे हैं तो बाहर से उसी तरीके से जब यहाँ से जाएगा 2 पॉइंट से जाएगा उसी तरीके से हो जाएगा बच्चों। तो इसके कारण जो है, जैसे हमने ये उदाहरण देखा है, इसी तरीके से Q3 के कारण भी जो है जो नेट फ्लक्स जो है 0 रहेगा, लेकिन इसके अंदर में ये है Q1 और Q2, तो ये नेट फ्लक्स जो है रोल प्ले करेगा इसमें, और इसलिए phi इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो बच्चों इस तरीके से आज हमने कुछ कंडीशंस देखे कि गॉस लॉ के लिए क्या कंडीशंस है, और उसमें हमने कुछ उदाहरण के रूप में देखा कि किस तरीके से गॉस लॉ जो है इनक्लोज चार्ज, जो इनक्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है वो उसके उस टोटल फ्लक्स में उसी चार्ज का रोल होता है, और बाहर जो चार्ज होते हैं उसमें कोई उसका रोल नहीं होता है। और भी हमने कुछ जानकारियाँ ली गॉस लॉ के बारे में। अगली कक्षा में बच्चों हम लोग कुछ और जानकारियों के साथ इसी चैप्टर से मिलेंगे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स का आनंद उठाते रहिए। नमस्कार।